गाइस, होप यू ऑल आर वेल। तो चलिए आज हम शुरू करने वाले हैं 6th क्लास के ईवीएस की बुक का सेकंड चैप्टर है ग्लोब, अक्षांश और देशांतर। ठीक है, जिसमें हम अक्षांश और देशांतर रेखाओं के बारे में जानेंगे। तो देखिए, सबसे पहले बताया गया है कि हमारी पृथ्वी गोलाकार नहीं है। जो पृथ्वी है वो नॉर्थ और साउथ वाले एरिया से चपटी है, लेकिन जो ईस्ट और वेस्ट वाला एरिया है वहाँ से वो गोल है। ठीक है, और मतलब थोड़ी उभरी हुई है। ग्लोब पर देशों, महाद्वीपों और महासागरों को उनके आकार में दिखाया जाता है। एक सुई ग्लोब में झुकी हुई अवस्था में स्थित होती है, जिसे अक्ष कहा जाता है। ठीक है, ग्लोब पर वे दो बिंदु जिनसे होकर सुई गुजरती है वो नॉर्थ और साउथ पोल हैं। तो मैं आपको बनाकर दिखाती हूँ। ठीक है, सबसे पहले हम पृथ्वी बनाकर दिखाते हैं। इस तरह से थोड़ी ऊपर, मतलब नॉर्थ और जो साउथ वाला एरिया है वहाँ से इस तरह से है, और जो साइड वाला एरिया है वहाँ से उभरी हुई है। ठीक है, इस तरह है हमारी पृथ्वी। अब ये जो पोल है ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है। ठीक है, ये ईस्ट है और ये वेस्ट है। लेकिन हमारी पृथ्वी जो है इस तरह थोड़ी झुकी हुई है। देखिए, इस तरह से झुकी हुई है हमारी पृथ्वी। ठीक है, मतलब जैसे ये वाला नॉर्थ पोल हो गया और ये साउथ पोल हो गया। तो इस तरह से हमारी जो पृथ्वी है वो थोड़ी झुकी हुई है, वो बिल्कुल स्ट्रेट अवस्था में नहीं खड़ी है। ठीक है, तो आगे जानेंगे कि ग्लोब पर वे दो बिंदु जिनसे होकर सुई गुजरती है वही नॉर्थ और साउथ पोल है, जो मैंने अभी आपको बताया। काल्पनिक रेखा जो कि ग्लोब को 2 पार्ट्स में डिवाइड करती है, इसे हम विषुवत वृत्त कहते हैं। ये जो रेखा है ये पृथ्वी के बिल्कुल बीचों बीच गुजरती है, लेकिन नॉर्थ और साउथ पोल को क्योंकि ये अलग करती है। ठीक है, तो उसे विषुवत वृत्त कहा जाता है। और इस रेखा में स्थित आधे भाग को हम नॉर्थ गोलार्ध और दक्षिण वाले हिस्से को हम दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। ठीक है, अक्षांश रेखाएं विषुवत वृत्त से ध्रुवों तक स्थित सभी पैरेलल वृत्त, विषुवत वृत्त से लेकर ध्रुवों तक स्थित जितने भी पैरेलल वृत्त हैं उनको हम अक्षांश रेखाएं कहते हैं। ठीक है, अब विषुवत वृत्त जो है वो 0 अंश अक्षांश को दर्शाता है। ठीक है, विषुवत वृत्त के उत्तर की सभी पैरेलल रेखाओं को हम उत्तरी अक्षांश कहते हैं, और उसके जो दक्षिण में स्थित सभी पैरेलल रेखाएं हैं उन्हें हम दक्षिणी अक्षांश कहते हैं। आखिर अक्षांश बने कैसे होते हैं, तो मैं आपको बनाकर दिखाती हूँ। जैसे ये हमारी क्या है, पृथ्वी है। ओके, तो यहाँ पे नॉर्थ पोल है, यहाँ पे साउथ पोल है, और ये जो रेखा है इस तरह से, ये जो है पूरी पृथ्वी के राउंड में इस तरह से घूम रही है। इस टाइप से जो है वृत्त बना हुआ है, और ये जो वृत्त है ये विषुवत वृत्त कहलाता है, जो बिल्कुल मिड में है, और यही है जो 0 डिग्री पर है। ठीक है, लेकिन ये जो नॉर्थ और साउथ वाला है, अब इसके जो नॉर्थ में है विषुवत के, उसे तो हम कह रहे हैं सभी को उत्तरी गोलार्ध। इस तरह से वृत्त बने हुए हैं। ठीक है, लेकिन नॉर्थ पर कोई वृत्त नहीं है। यहाँ पर ना नॉर्थ पोल पर एक पॉइंट है। ठीक है, क्योंकि वृत्त जो ये वृत्त हैं वो छोटे होते जाते हैं। ठीक है, और नॉर्थ पोल तक जाते ही वो एक पॉइंट के रूप में शो होता है। और इसी तरह साउथ की तरफ ये जो है छोटे बनते जाते हैं वृत्त, और फिर साउथ पर पहुंचते ही ये एक पॉइंट की तरह इस तरह बन जाता है। ठीक है, जिसे विषुवत के
विषुवत वृत्त के साउथ वाले एरिया को साउथ गोलार्ध यानी दक्षिणी गोलार्ध कहा है और नॉर्थ वाले एरिया को उत्तरी गोलार्ध कहा गया है। तो इस तरह से अक्षांश रेखाएं जो हैं वृत्त के रूप में बनती हैं और ये पैरेलल होती हैं। ठीक है, ये जो है एक दूसरे को नहीं काटती। उसके बाद अक्षांश पैरेलल रेखाएं उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा 23 डिग्री 30 पर नॉर्थ में, ओके, लेकिन जो मकर रेखा है वो सदर्न गोलार्ध में है, ये भी 23 डिग्री 30 साउथ में है। ठीक है, और विषुवत वृत्त के 66 डिग्री 30 उत्तर में उत्तर ध्रुव वृत्त है और दक्षिण में दक्षिण ध्रुव वृत्त है। ठीक है, उसके बाद देखिए पृथ्वी के ताप कटिबंध उष्ण ताप कटिबंध कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में अक्षांशों पर सूर्य जो है वर्ष में एक बार दोपहर में सिर के ठीक ऊपर होता है, सिर्फ एक बार। सूर्य वर्ष में एक बार स्पेशली लिखा गया है कि ये साल में जस्ट एक ही बार ऐसा होता है जब जो सूर्य है वो सिर के ऊपर ठीक ऊपर होता है और इसलिए इस क्षेत्र में सबसे ज़्यादा ऊष्मा यानी गर्मी प्राप्त होती है और इसे हम उष्ण ताप कटिबंध कहते हैं। ठीक है, कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में अक्षांशों पर सूर्य वर्ष में एक बार दोपहर में सिर के ठीक ऊपर होता है। तो हम शो करने वाले हैं कहाँ पर कर्क रेखा और कहाँ पर मकर रेखा। तो देखिए ये जो रेखा है ये है विषुवत रेखा, जिसे हम भूमध्य रेखा भी कहते हैं। ठीक है, लेकिन अब ये नॉर्थ पोल और ये भूमध्य रेखा के बीच में जो रेखा आती है ना, यहाँ पर ये आती है कर्क रेखा। ठीक है, इसे हम कर्क रेखा बोलते हैं, जो कि 23 डिग्री 30 पे है। ठीक है, नॉर्थ में। लेकिन भूमध्य रेखा और साउथ पोल के बीच में जो रेखा आती है सेम उसी पॉइंट पे 23 डिग्री 30 पे। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं, ये जो रेखा है इसको हम बोलते हैं मकर रेखा। ठीक है, और अभी जो इसमें पढ़ा गया है उष्ण ताप कटिबंध, ये कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में है, तो ये कर्क रेखा है। ठीक है, और ये वाली है मकर, और इसके बीच में ये जो हिस्सा है ना, यहाँ पर उष्ण ताप कटिबंध है। ये वो जगह है जहाँ पर बहुत तेज़ गर्मी पड़ती है। ठीक है, तो उसके बाद हम जो पढ़ने वाले हैं शीतोष्ण कटिबंध उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा और उत्तर ध्रुव वृत्त और दक्षिण गोलार्ध में मकर रेखा और दक्षिण ध्रुव वृत्त के बीच वाले एरिया को मतलब एरिया का जो टेम्परेचर है वो मध्यम रहता है और इसलिए इन्हें शीतोष्ण कहा जाता है। ठीक है, तो मैं आपको बनाकर दिखाती हूँ। ये देखिए, ये है हमारी पृथ्वी। अभी हमने पढ़ा कि ये भूमध्य रेखा है, ये ऊपर कर्क रेखा है, नीचे मकर रेखा है। ठीक है, तो अभी इसने क्या बोला कि जो कर्क रेखा और जो नॉर्थ पोल वाला हिस्सा है इसके बीच का जो एरिया है ये वाला यहाँ पर, और मकर रेखा और ये जो साउथ पोल के बीच का एरिया है ये वाला, यहाँ पर शीतोष्ण कटिबंध होता है। मतलब कि यहाँ पर जो ठंड है वो नॉर्मल होती है, नॉर्मल, हाँ, मतलब नॉर्मल मौसम रहता है, बहुत ज़्यादा ठंड भी नहीं होती है। लेकिन शीतोष्ण कटिबंध का मतलब होता है जहाँ पर ठंड भी होती है और गर्मी भी। शीत मतलब ठंडा, उष्ण मतलब गर्मी। ठीक है, तो शीतोष्ण से मिलकर जो शब्द बना है मतलब ठंड और गर्मी का मौसम, ऐसा मौसम जो एक्चुअल में हमारे इंडिया में देखने को मिलता है, जहाँ पर गर्मी और ठंड दोनों होती है। ठीक है, तो इस तरह का मौसम जो है यहाँ पर रहता है। उसके बाद है शीत कटिबंध उत्तरी गोलार्ध में उत्तरी ध्रुव,
दक्षिण गोलार्ध में दक्षिण ध्रुव के बीच के क्षेत्र में ठंड बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि यहाँ पर सूर्य क्षितिज से ऊपर नहीं आ पाता है। ठीक है, इसलिए ये शीत कटिबंध कहलाते हैं। तो देखिए, जैसे ये हमारी पृथ्वी है, अभी हमने पढ़ा ये भूमध्य रेखा, ये कर्क रेखा, ये मकर रेखा, ये नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल। तो अभी कर्क रेखा और नॉर्थ पोल के बीच का एरिया तो अभी पढ़ा हमने, लेकिन अब जो हम पढ़ रहे हैं शीत कटिबंध वाला, ठीक है, वो ये वाला एरिया है जो नॉर्थ पोल पर है, बिल्कुल ऊपर वाले हिस्से पर, और बिल्कुल साउथ वाले हिस्से पर, मतलब बिल्कुल पोल पर है ये। उस एरिया में बहुत ज़्यादा ठंड होती है। ठीक है, ये दोनों एरिया हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंड होती है। पृथ्वी के दोनों साइड का जो मौसम है लगभग एक जैसा होता है। ठीक है, जैसे हमने अभी कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच वाला जो एरिया पढ़ा वो सेम पढ़ा है, यहाँ वाला एरिया जो है ये सेम पढ़ा है। तो इसी तरह ये और ये जो एरिया है ये दोनों क्या है, सेम है। ठीक है, तो यहाँ पर शीत कटिबंध है। तो क्यों है, क्योंकि यहाँ पर सूर्य जो है वो क्षितिज से ऊपर नहीं आ पाता है, और इसलिए यहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंड होती है। ठीक है, तो उसके बाद देखिए देशांतर रेखाएं। ठीक है, उत्तरी ध्रुव से दक्षिण ध्रुव को मिलाने वाली जो काल्पनिक रेखाएं हैं उन्हें हम देशांतर कहते हैं, और देशांतर को अंशों में मापा जाता है। प्रत्येक अंश को मिनट को सेकंड में डिवाइड किया जाता है। अक्षांश जो है वो पैरेलल रेखाओं से डिफरेंट सभी देशांतरीय याम्यत्रों की लंबाई समान होती है। क्योंकि अक्षांश रेखाओं में हमने क्या पढ़ा था, तो मैं आपको बताती हूँ। ये देखिए, जैसे ये हमने पृथ्वी है, ठीक है, और इस तरह से जो ये रेखाएं थी वो इस तरह छोटी होती जा रही थी ऊपर जाते जाते। ठीक है, ये तो थी हमारी अक्षांश रेखाएं। लेकिन अब देखिए, ये पृथ्वी है, ठीक है, और ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। तो यहाँ से जो देशांतर रेखाएं जा रही हैं वो इस तरह से बनने वाली हैं, इस तरह से बनने वाली हैं। मतलब इस टाइप से ये बनने वाली हैं रेखाएं। ये पूरी पृथ्वी के राउंड में इस तरह से ही घूमेंगी। ठीक है, और ये जो है पॉइंट है, और एक्चुअल में जो रेखा है किस तरह है, जस्ट 180। ठीक है, मतलब जैसे मैं बताऊँ आपको, इस तरह से मान लीजिए, फिर ऐसे ऐसे घूमती रहती हैं। ठीक है, इस तरह की जो रेखाएं हैं वो देशांतर रेखाएं कहलाती हैं, और इस तरह की जो हैं वृत्त वो अक्षांश कहलाते हैं। ठीक है, जो पृथ्वी में इस तरह से वृत्त बनते हैं। तो ये बात याद रखिएगा। और जो जो ये देशांतर रेखाएं होती हैं ना, उन्हें याम्योत्तरों की लंबाई जो है समान होती है, इसे हम याम्योत्तर बोलते हैं। ठीक है, और अक्षांश जो है वो पैरेलल वे में है। ठीक है, तो जो देशांतर वृत्त है वो 360 डिग्री का होता है। ठीक है, देशांतर वृत्त जो है वो 360 डिग्री का होता है। तो देखिए, याम्योत्तर इंग्लैंड के ग्रीनविच शहर से होकर गुजरने वाली रेखा को हम मध्य रेखा कहते हैं, जहाँ पर ब्रिटिश राज के वेधशाला स्थित से गुजरने वाले याम्योत्तर को प्रमुख याम्योत्तर कहते हैं। जो ग्रीनविच शहर है ये कहाँ पर है, तो ये इंग्लैंड में है। ओके, इंग्लैंड में ग्रीनविच शहर है, और वहाँ से जो देशांतर रेखा गुजरती है वो 0 डिग्री पर है। ओके, तो ये जो रेखा है ना, देशांतर रेखा, ये 0 डिग्री है। इसका मतलब इसका मापन, जैसे 0 डिग्री देशांतर कहाँ है, तो ग्रीनविच में। ठीक है, और यहाँ से हम पृथ्वी को 2 पार्ट्स में, इक्वल पार्ट्स में हम डिवाइड करते हैं। 180 पूर्वी गोलार्ध और 180 पश्चिमी गोलार्ध में ये डिवाइड होती है।
ठीक है। जैसे भूमध्य रेखा जो थी नॉर्थ और साउथ पोल को टू पार्ट्स में डिवाइड कर रही थी। ठीक है, तो इसी तरह जो ग्रीनविच रेखा है वो ये 180 मतलब टू पार्ट्स में डिवाइड कर देती है। ओके, तो मुख्य मध्य रेखा विभिन्न देशों में समय निर्धारित करती है। हमारा जो समय निर्धारित होता है वो ग्रीनविच रेखा से ही मतलब समय निर्धारित किया जाता है। मतलब उसके तहत ही होता है। 180 अक्षांश पर स्थित अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। अब 0 डिग्री पर क्या है? ग्रीनविच रेखा। लेकिन जो मुख्य मध्य रेखा है वो 180 डिग्री है। 180 डिग्री अक्षांश पर स्थित, अभी ये देशांतर नहीं बोल रही, यहाँ पर है अक्षांश। ठीक है, तो 180 डिग्री अक्षांश पर स्थित क्या है? अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा है। लेकिन 0 डिग्री पर क्या है? ग्रीनविच रेखा। मतलब सॉरी 0 डिग्री देशांतर रेखा जो है वो ग्रीनविच में है। ओके, तो ये एक ऐसी काल्पनिक रेखा है जहाँ पर एक दिन से तारीख बदल जाती है और पूर्वी देश पश्चिमी देश से एक दिन या फिर कुछ घंटे आगे चलते हैं। ठीक है, तो 180 अक्षांश पर स्थित है। यस, ठीक है। तो मानक समय की बात करें तो समय को मापने का सबसे अच्छा साधन पृथ्वी, चंद्रमा व ग्रहों की गति है। क्योंकि जैसे ही पृथ्वी राउंड में घूमती है, अपने अक्ष के चारों ओर चक्कर लगाती है, तो उससे तो बनते हैं दिन और रात, जिससे हमें पता चल जाता है कि एक दिन कंप्लीट हो गया है। ठीक है, और जब पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है तो उससे एक साल कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से, और जैसे चंद्रमा सूर्य पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है तो उससे रात होती है। ठीक है, सूर्योदय और सूर्यास्त प्रतिदिन होता है, इसलिए स्वाभाविक ही है कि यह पूरे विश्व में समय निर्धारण का सबसे अच्छा सोर्स है। ठीक है, पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाती है। ठीक है, और वे स्थान जो कि ग्रीनविच के ईस्ट में हमें देखने को मिलते हैं, उनका समय ग्रीनविच समय से आगे होगा, और जो पश्चिम में हमें देखने को मिलते हैं उनका समय ग्रीनविच के समय से पीछे होगा। ठीक है, तो ग्रीनविच पे जो टाइम होगा, मान लीजिए ग्रीनविच जो रेखा है वहाँ पर 12 बजे हैं, तो उसके ईस्ट में, क्योंकि उन्होंने बोला कि उनका समय जो है ग्रीनविच समय से आगे होगा, तो अगर ग्रीनविच पर 12 बजे हैं तो ग्रीनविच के पूर्व वाले एरिया में 1 बजा होगा। ठीक है ना, और जो वेस्ट वाला एरिया है वहाँ पर 11 बजे होंगे। तो इस तरह से उसका मतलब 2 घंटों का डिफरेंस हो गया ना दोनों के बीच में, ग्रीनविच के ईस्ट और वेस्ट के बीच में, है ना। तो उसके बाद है कि समय के अंतर की गणना निम्नलिखित विधि से की जा सकती है। पृथ्वी जो है वो लगभग 24 घंटे में अपने अक्ष पर 360 डिग्री घूम जाती है। 24 घंटे में अपने अक्ष पर 360 डिग्री घूम जाती है, और 24 घंटे में ही हमारा एक दिन कंप्लीट हो जाता है। ओके, अर्थात वह 1 घंटे में 15 डिग्री घूम जाती है, क्योंकि पृथ्वी जो है वो 1 घंटे में 15 डिग्री का राउंड लगा लेती है, और 4 मिनट में वो जस्ट 4 डिग्री ही घूम पाएगी, है ना। ऐसा क्यों? क्योंकि 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, और 60 मिनट में वो 15 डिग्री घूम रही है पृथ्वी। तो 15 4 जा 60, तो यानी कि अगर 4 मिनट में वो जस्ट 4 डिग्री घूमेगी तो 1 मिनट में वो 1 डिग्री घूमेगी, और 60 मिनट में नहीं सॉरी 60 मिनट में वो 15 डिग्री घूमती है पृथ्वी, और 4 मिनट में 4 डिग्री घूमती है। सॉरी गाइस, एक्चुअली ये जो 4 मिनट में ना 1 ही डिग्री घूमती है,
क्योंकि देखिए 1 घंटे में 15 डिग्री यानी कि 60 मिनट में 15 डिग्री, तो 60 और 15 का जो रेशो बना 4:1 बन रहा है ना। तो अगर 60 मिनट में 15 डिग्री है तो 4 मिनट में 1 डिग्री घूमेगी, तो ये गलत लिखा गया है, ठीक है, सॉरी। इस प्रकार जो है समय, जब ग्रीनविच में दोपहर के 12 बजते हैं तो ग्रीनविच के समय से जो ईस्ट वाला एरिया है वहाँ पर 1 बजा होगा क्योंकि वो आगे चलता है टाइम, और जो वेस्ट वाला एरिया है वहाँ पर 11 बजे होंगे क्योंकि वो पीछे चलता है, ठीक है। और 1 घंटे में 15 डिग्री पीछे होगा, तो अगर वो 1 घंटे है तो 1 घंटे में 15 डिग्री पीछे होगा, ठीक है। तो इंडिया का जो मानक समय है वो क्या है, इंडिया में 82°30 पूर्व को मानक याम्योत्तर माना गया है, और इस याम्योत्तर के स्थानीय समय को पूरे देश का मानक समय माना जाता है, तो इसे भारतीय मानक समय के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो 82°30 पूर्व ऐसा क्यों लिखा, तो देखिए एक्चुअल में बात क्या है कि हम जो है ग्रीनविच रेखा से 82 पे हैं हम, ठीक है। तो मतलब इतना डिग्री है, तो अगर 1 घंटे में 15 डिग्री घूमती है तो हमारे पास कितना हुआ, 82.5 डिग्री, ठीक है। तो देखिए 15 डिग्री में वो जस्ट 1 घंटा, लेकिन हमारे पास तो 82 डिग्री, तो मतलब 82.30 डिग्री है ना। तो मान लीजिए 5 घंटे कंप्लीट होंगे, 15×5 = 75, यानी कि 75 डिग्री कितने में हो जाएगी, 5 घंटे में, ठीक है। उसके बाद बचा है 7.5 घंटा, 7.5 डिग्री। अब 15 डिग्री जब वो 1 घंटे में कर रही है तो 7.5 डिग्री कितने में करेगी, हाफ घंटे में ना। तो 5 घंटे तो अभी मैंने किया 75 तक, जो 7.5 डिग्री बचा था उसका कितना हुआ, हाफ आवर, ठीक है। तो वो 5 घंटे और प्लस में ये आधा घंटा मिलाकर 5.5 घंटे का जो टाइम है वो हमारा आगे चलता है, ठीक है। तो हम जो है ग्रीनविच से 5.5 घंटे आगे चलते हैं, क्योंकि पूर्व में है ना हम, इंडिया कहाँ है, ग्रीनविच से पूर्व में, तो इसलिए हमारा जो टाइम है वो 5.5 घंटे आगे है। ये लिखा भी हुआ है कि देखिए भारत ग्रीनविच के 82.30 पूर्व में स्थित है, और यहाँ का जो समय है वो ग्रीनविच समय से 5 घंटा 30 मिनट आगे है, जो अभी मैंने आपको बताया कि किस तरह से हमने इसको मापा है, ठीक है। और इसलिए जब लंदन में दोपहर के 2 बज रहे होंगे, लंदन कहाँ पर है, तो लंदन इंग्लैंड में है, ओके। और ग्रीनविच भी कहाँ है, इंग्लैंड के अंदर है, ठीक है। तो जब लंदन में दोपहर के 2 बजे होंगे तो भारत में शाम के 7:30 बजे होंगे, क्योंकि लंदन में कौन सा टाइम चलने वाला है, वही तो चलेगा जो ग्रीनविच टाइम है, तो इसलिए पूरे इंग्लैंड में वही टाइम चलता है जो कि पूरे ग्रीनविच में है, ठीक है। पर पूरे इंग्लैंड में वो चले ये ज़रूरी नहीं है, क्योंकि उनके मानक समय 2 या 3 भी हो सकते हैं, उससे ज़्यादा भी, लेकिन इंडिया का जो मानक समय है वो एक ही है, पूरे इंडिया में एक ही समय चलता है, ठीक है। तब भारत में शाम के 7:30 बजे होंगे, और ये कैसे बजे होंगे, क्योंकि यहाँ पर 2 बजे हैं और ये 7:30 बता रहा है इंडिया में, क्योंकि ये 5.5 घंटे क्या है, आगे है, और हमें पता है हम इंग्लैंड के ईस्ट में रहते हैं, ओके। तो पृथ्वी को एक एक घंटे वाले 24 समय क्षेत्रों में बांटा गया है। इस प्रकार प्रत्येक समय क्षेत्र 15 डिग्री देशांतर तक के क्षेत्र को घेरता है। पीछे वाला जो एरिया है वो पश्चिम में 12 मानक समय, और 15 डिग्री इंटू 12 मानक समय जो है 180, और जो आगे है प्लस पूर्व में 12 मानक समय, तो 15 + 12 सॉरी 15 × 12 जो है = 180 हो गया, ठीक है। तो पृथ्वी अपने 24 घंटे में अपने अक्ष पर 360 डिग्री घूम जाती है, ठीक है। तो किस तरह से हमने इंडिया का मानक समय निकाला है ये आपको अच्छी तरह से याद होना चाहिए, पता होना चाहिए, ठीक है। बाकी आज की वीडियो हमारी इतनी ही है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय बाय गाइस, टेक केयर।